Hi everyone, welcome to the lecture series of the Indian laws. Today we will discuss about section 154 of the CRPC and section 173 of the BNSS Act. इन दोनों सेक्शन में क्या कॉमन है? ये एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्राथमिकी के बारे में बात करती है। आज के इस फर्स्ट लेक्चर सीरीज में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्राथमिकी जो पहले सीआरपीसी के सेक्शन 154 में दर्ज हुआ करती थी लेकिन अब बदल चुकी है। चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी को रिपील करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस एक्ट को लागू कर दिया गया है। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सेक्शन 173 जो बीएनएसएस से संबंधित है और जो एफआईआर के बारे में पूरी प्रोविजन से डील करती हैं उसे आज डिस्कस करने वाले हैं और इसे हम कंपैरेटिव वे में भी जानने की कोशिश करेंगे सेक्शन 154 सीआरपीसी से, ताकि पूरा नया कानून के कंसेप्ट को हम समझ पाएं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो नया कानून आया है बीएनएसएस, उसके लागू होने से पहले हम सभी सीआरपीसी को पढ़ते थे और उसी को इस्तेमाल करते थे, जो कि सेक्शन 154 and this particular section was under chapter 12 but it has been shifted to chapter 13 of the BNSS जो सेक्शन 173 से शुरू होता है। और अब जो भी एफआईआर दर्ज होगी अब वह सेक्शन 173 बीएनएसएस में ही होगी, ना कि सेक्शन 154 में, क्योंकि सीआरपीसी को अब केंद्र सरकार के द्वारा रिपील कर दिया गया है और अब उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। तो आप लोगों को यह मालूम ही है कि एफआईआर उस थाने में हुआ करती थी या दर्ज होती थी जिसके पास जुरिडिक्शन यानी क्षेत्र अधिकार हुआ करता था। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में जीरो एफआईआर के रिगार्डिंग कई लैंडमार्क जजमेंट्स और डिस्कशंस किए हैं। तो जीरो एफआईआर पहले हुआ करती थी, परंतु ऐसा कहीं पर भी एक्सप्रेसली प्रोविजन सीआरपीसी की सेक्शन 154 में अंकित नहीं था। लेकिन बीएनएसएस की सेक्शन 173 के क्लॉज 1 में अब यह एक्सप्रेसली ये चीज़ें डाली गई हैं कि अब किसी भी पुलिस थाने में, चाहे उस थाने के पास जुरिडिक्शन या क्षेत्र अधिकार हो या ना हो, एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है, जिसके लिए संबंधित थाना आपको मना नहीं कर सकता है। पहले ऐसा होता था कि थाने वाले यह कहते थे कि ये हमारा मामला नहीं बनता, हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जीरो एफआईआर ऐसा कोई शब्द डाला गया है, पर जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है? जीरो एफआईआर का मतलब यह होता है कि अगर आप किसी ऐसे थाने में एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं जिसके पास जुरिडिक्शन नहीं है, तो उस एफआईआर को जीरो एफआईआर कहा जाता था। तो अब बीएनएसएस के सेक्शन 173 में एक्सप्रेस तरीके से यह कंसेप्ट दिया गया है कि जीरो एफआईआर अब दर्ज हो पाएगी। अब हमें यह भी बात समझने की ज़रूरत है कि एफआईआर जो है वो आप मौखिक यानी ओरली या फिर लिखित यानी रिटन रूप से आवेदन पत्र यानी दो तरीके से दर्ज करवा सकते थे। कि आप पुलिस थाने के ऑफिसर इंचार्ज या फिर एसएचओ को जाकर मौखिक यानी ओरली रूप से कहते थे कि ये अपराध आपके साथ हुआ है, आप मौखिक सूचना देते थे और वो लिखते थे या फिर थाने के मुंशी से लिखवाते थे और आपका हस्ताक्षर उस आवेदन पत्र पे करवाया जाता था। या आप पहले से अपना आवेदन पत्र लिख कर लेकर संबंधित थाना जाते थे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए और उसके लिए आप आवेदन दे सकते थे। यह प्रोविज़न पहले हुआ करता था, लेकिन अब इस दो तरीकों के अलावा भी सेक्शन 173 बीएनएसएस के मुताबिक आप एफआईआर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी दे सकते हैं। वो है ओरल एंड रिटन फॉर्मेट में, वो तो दे ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी अगर कोई लिखित सूचना या ओरल सूचना आप देते हैं तो उसमें एक शर्त रखी गई है कि 3 दिनों के भीतर जब से आपने वो सूचना थाने में दी है यानी थ्रू द मीडियम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, उसके 3 दिनों के अंतर यानी 3 दिनों के भीतर आपको उस पर हस्ताक्षर यानी अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो यह एक बड़ा बदलाव नए कानून में लाया गया है जो अब एफआईआर में किया गया है, जो कि पहले पुराने सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था।
और बाकी जो चीज़ें हैं वो क्लॉज 1 में है, वह बिल्कुल पुराने क्लॉज की तरह ही है। तो पहले हम सीआरपीसी में टोटल 3 बिंदु पढ़ते थे और यह जानते थे कि एफआईआर जो है वो सेक्शन 154 में है, उसमें 3 बिंदु हुआ करते थे, जिसमें पहला यह था कि एफआईआर किस तरीके से आप दोगे, किसको दोगे। दूसरा था कि अगर आपने एफआईआर दर्ज करवाई है तो उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी आपको मुहैया कराई जाएगी। तीसरा था कि अगर ऑफिसर इंचार्ज या फिर एसएचओ आपकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देता है तो आपके पास क्या रेमेडी है, आपको उसका कंप्लायंस एक कॉपी एसपी या डीएसपी को भेज सकते हैं बाय पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट। तो ये तीनों प्रोविजंस जो हुआ करते थे, लेकिन अब नए कानून के मुताबिक अब बीएनएस में टोटल 4 क्लॉजेस दिए गए हैं, जिसमें कि क्लॉज नंबर 2 हुबहू वही है जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 154 के क्लॉज नंबर 2 में हुआ करता था। तो यह बिल्कुल वही है। और क्लॉज 4 ये भी बिल्कुल वही है। जो बदलाव किए गए हैं वो सेक्शन 173 के क्लॉज नंबर 1 और सेक्शन 173 के क्लॉज नंबर 3 में किए गए हैं। तो यह बिल्कुल नए तरीके से यानी न्यूली एडेड प्रोविजंस हैं। क्लॉज नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि ये बिल्कुल नया प्रोविज़न लाया गया है, जिसके तहत यह प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट 3 साल से लेकर 7 साल तक की हो सकती है, 7 साल से अधिक नहीं है, 7 साल तक की है, तो वहाँ पे पुलिस अधिकारी विद द प्रायर परमिशन ऑफ द डिप्टी एसपी या एसपी वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकते हैं in order to make it sure for themselves that whether any offense was committed or not, यानी प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि नहीं बनता है। और अगर उस पुलिस ऑफिसर को ऑलरेडी यह लगता है कि मामला तो बन ही रहा है तो वो एफआईआर भी दर्ज कर सकता है। तो ये एक नया प्रोविज़न है जो कि क्लॉज नंबर 3 में डाला गया है। बाकी क्लॉज नंबर जो 4 है, जहाँ पे एफआईआर दर्ज करने से कोई पुलिस ऑफिसर इनकार कर जाता है तो उसका कॉम्प्लाइंस करने के लिए एक कॉपी जो है वो पुलिस अधिकारी यानी एसपी या फिर डिप्टी एसपी है, उनको आप बाय पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट भेज सकते हैं। और वो भी बिल्कुल एक के जैसा ही है जो पहले ओल्ड सीआरपीसी में हुआ करता था। तो अंतर ये है कि ये बदलाव किए गए हैं। अब हम इन डेप्थ इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि सेक्शन 173 में यह बताया गया है कि एफआईआर के बारे में 4 क्लॉजेज हैं टोटल। तो आप ये बात पहले से जानते होंगे, और अगर आपने एफआईआर के बारे में बिल्कुल जानकारी आपको प्राप्त नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफआईआर सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही होती है। अगर आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ है और वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें एफआईआर दर्ज करना पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाएगा। वो क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि वो आपको यह बताएगा, अगर आप उसके पास कोई आवेदन लेके जाते हैं जिसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो आपको बता देता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। आप इससे बेहतर होगा कि आप न्यायालय में जाएं और एक परिवाद पत्र यानी कंप्लेंट केस फाइल करें। तो आपको यह समझना है कि एफआईआर जो है सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही होती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जहाँ पर भी कोई ऑफेंस करने की सूचना, वो सूचना ये चीज़ नहीं है कि क्षेत्र पर विचार किए बिना मतलब कहीं पर भी ऑफेंस हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आपको उसी पुलिस स्टेशन में जाना होता था जिसके क्षेत्र में यानी जुरिडिक्शन में वो घटना घटी है या अपराध हुआ है। लेकिन अब आपको ये समझना होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑफेंस कि ऑफेंस कहीं पर भी हुआ है, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। आप ये सूचना ओरली, रिटन या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जो कि ऑफिसर इंचार्ज या फिर एसएचओ को भी दे सकते हैं। और अगर आपने ओरली यह सूचना दी है तो पुलिस अधिकारी उसको लिखेगा और उस आवेदन को लिखने के बाद आपको पढ़कर सुनाएगा। यह पढ़कर इसलिए सुनाया जाता है ताकि आप यह देख सकें कि जो आपने पुलिस अधिकारी को बोला है पुलिस वालों ने वही लिखा है कि नहीं।
अगर आपने लिखित में आवेदन पत्र अपना दिया है प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए, तो उसको चाहे लिखित में दे या मौखिक है, उस पर वो व्यक्ति जो कि ऐसे सूचना देता है उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं। दूसरा प्रोविज़न यह है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाई है, जो कि एक नया प्रोविज़न है, जो कि ओल्ड सीआरपीसी की सेक्शन 154 में नहीं था। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर आपने कोई एफआईआर दर्ज की है या करवाई है, तो उस केस में जिस भी व्यक्ति ने वो सूचना दी है, चाहे वो लिखित सूचना हो या फिर मौखिक सूचना हो, तो उसके 3 दिन के भीतर भीतर उसके ऊपर सूचक के या सूचिका के सिग्नेचर किए जाएंगे। यह एक नया प्रोविज़न है जो बीएनएसएस के सेक्शन 173 में डाला गया है। बाद में यह जो सूचना आपने उनको दी है, तो ऐसे उसको ऐसे मोड में जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होती है उसमें मेंशन कर लिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोवाइज़ो के बारे में। तो अगर कोई ऑफेंस कहीं पर घटित हुआ है, अब वो घटना या फिर ऑफेंस जो हुआ है किसी महिला के अगेंस्ट है और सेक्सुअली ऑफेंसेस से रिलेटेड है, तो उस केस में जब एफआईआर दर्ज करवानी होती है, तो वह पुलिस स्टेशन के बजाय पहली चीज़ यह है कि वो एफआईआर जो है वो एक पुलिस महिला अधिकारी या कोई महिला अधिकारी के द्वारा ही अभिलिखित की जाएगी, ताकि वो महिला जिसके साथ में कोई ऑफेंस हुआ है वह किसी भी प्रकार के हैरासमेंट का शिकार ना हो, ताकि पुलिस वाला भी उसे अलग अलग प्रकार के बेकार के क्वेश्चंस ना पूछ सकें। इसलिए महिला को कंफर्टेबल और सेफ फील करवाने के लिए या फिर सेफ फील कर पाए, अगर कोई महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं है, तो महिला अधिकारी ही उसे एफआईआर को दर्ज करेगी। कौन से मामले में है ये? इसके लिए आपको बीएनएसएस की सेक्शन है, भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन है, जो बीएनएस के चैप्टर नंबर 5 में अंकित की गई है, जो बात करता है महिलाओं के अगेंस्ट में ऑफेंसेस के बारे में। तो वहाँ पे ये ऑफेंस है जो है महिलाओं के अगेंस्ट होते हैं। जो सेक्सुअल ऑफेंस हैं वहाँ पर एफआईआर महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा या फिर वो अगर मौजूद नहीं है तो महिला अधिकारी के द्वारा ही अभिलिखित की जाएगी। ये सारी चीज़ को आपको अपने माइंड में रखनी है और समझने की कोशिश करनी है। सेकंड प्रोवाइजो भी सेम है। अगर वो सेक्सुअल ऑफेंस है और जिस महिला के साथ ऑफेंस हुआ है वो अगर परमानेंटली, टेम्पररी या मेंटली, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उस केस में पुलिस अधिकारी जो है वो उसके पसंद के स्थान पर या जहां पर वो रहती है, यानी उसके प्लेस ऑफ रेसिडेंस पर एफआईआर दर्ज करेगी। और उसमें भी एक इंटरप्रेटर या फिर कोई एक स्पेशल ट्रांसलेटर या एजुकेटर जो हैं होंगे, उनकी प्रेजेंस में ही उसको एफआईआर दर्ज किया जाएगा। यह कौन सा प्रोविजन है और यह कब की बात है? अगर जब कोई महिला के साथ कोई ऑफेंस हुआ है, वो टेम्पररी, परमानेंटली, मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उस केस में स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर और उनकी प्रेजेंस में ही एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी। वो कहाँ पर, जहां पर महिला या तो रहती है या जो उसके पसंद का स्थान होगा, वहां पर ऐसा किया जाएगा। और ऐसा जो भी सूचना है उसको जैसे दर्ज किया है उसकी पूरी वीडियो फिल्म को प्रिपेयर की जाएगी। उसके साथ में जब ऑफेंस ये हुआ है तो मैजिस्ट्रेट यथासंभव विक्टिम या फिर सूचक या सूचिका की स्टेटमेंट जो है उसे रिकॉर्ड करेंगे। और क्लॉज नंबर 1 जो है, जिसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे, उसके बाद में हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 2, जो ये बात करता है कि जहां पर आपने एफआईआर दी है तो उसकी कॉपी जो है वो आपको, यानी सूचक या सूचिका है, उसे फौरन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जिसे भी व्यक्ति ने वो पर्टिकुलर सूचना दी है, तो सूचना देने वाला कौन है? सूचना विच कैन बी गिवन बाय एनी पर्सन, इन फैक्ट इट कैन बी गिवन बाय द विक्टिम, इट कैन बी गिवन बाय एनी अदर पर्सन, जिसका उस ऑफेंस से कोई वास्ता नहीं है, वो भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। साथ ही विक्टिम भी खुद अपना प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति सूचना दे रहा है उसको फ्री कॉपी एफआईआर की दी जाएगी।
यह क्लॉज नंबर 2 है जो पहले सीआरपीसी के सेक्शन 154 में बिल्कुल इसी तरीके से हुआ करता था। इसके बाद हम आते हैं क्लॉज नंबर 3, जिसमें यह है कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की पावर है या इन्वेस्टिगेशन करने की जो पावर है उसे इन्फेक्ट किए बिना पावर पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन की जो होती है वो सेक्शन 175 में दी गई है, जो सीआरपीसी के सेक्शन 156 में पहले हुआ करती थी। उस पर कोई भी नेगेटिव वे में इफेक्ट किए बिना अगर ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस है? जिसमें 3 साल की सजा या उससे अधिक का ना हो, किंतु 7 वर्ष की से अधिक का नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो ऑफेंसेस, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें 3 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, परंतु 7 साल से अधिक का सजा का प्रावधान नहीं है, वहां पर जो ऑफिसर इंचार्ज या फिर एसएचओ हैं, जो थाने का भार अधिकारी हैं, वो क्या करेगा? वो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि इन रियलिटी में कोई प्रथम दृष्टया मामला यानी प्रिमा फेसाई ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है, वो 14 दिन की एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू करेगा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वो अपनी इच्छा से कंडक्ट नहीं कर सकता है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू करने के लिए प्रायर परमिशन उस पुलिस ऑफिसर को लेनी पड़ेगी। किससे? एक ऐसे अधिकारी जो एसपी या फिर डीएसपी की रैंक से नीचे का ना हो। तो पुलिस अधिकारी को अगर कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू करनी है टू मेक इट श्योर कि प्राइमा फेसाई ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है, तो उसके लिए उसे प्रायर परमिशन लेनी होगी ऐसे ऑफिसर से जो कि एसपी या डिप्टी एसपी की रैंक से नीचे का ना हो, तो ठीक है। या फिर वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, या तो वो क्या करेगा, परमिशन के साथ में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट करेगा, या फिर अगर उसे लगता है कि प्राइमा फेसाई यानी प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है, तो वो क्या करेगा, उसे पूरे इन्वेस्टिगेशन पे वो अपनी जांच को शुरू कर देगा। या एक नया प्रोविजन है या न्यूली एडेड प्रोविजन है जो कि पहले सीआरपीसी में मौजूद नहीं हुआ करता था। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्लॉज नंबर 4 जो है वो बिल्कुल वही है जो पहले ओल्ड सीआरपीसी के सेक्शन 154 में पढ़ते थे। कि क्लॉज नंबर 4 में हम यह बात करते थे कि अगर कोई पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर लिखने से या दर्ज करने से मना कर देते हैं, ऐसे बहुत बार होता था कि आप जिस पर्सन के अगेंस्ट में कोई भी सूचना या प्राथमिकी या फिर एफआईआर रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, वो व्यक्ति बहुत ही दबंग, पैसा वाला, पहुंच वाला व्यक्ति होता था, कोई मंत्री नेता से रिलेशन में होता था, तो पहले से ही पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया करता था कि अगर कोई व्यक्ति अगर मेरे खिलाफ कोई एफआईआर लेके आए तो उसे मना कर देना, मत लिखना, टाल देना। तो कई बार पुलिस अधिकारी आपको मना कर देती थी। तो अगर आपको कोई पुलिस अधिकारी मना करता है तो उसके लिए आपके पास क्या रेमेडी है? आप क्या कर सकते हैं? आप एसपी जो पुलिस अधीक्षक हैं उसको बाय पोस्ट या फिर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट जो भी सूचना है उसका पूरा सारांश बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर बाय स्पीड पोस्ट आप उस एसपी को भेज सकते हैं। अगर एसपी को यह लगता है और वो सेटिस्फाई हो गया कि आपके द्वारा दिया गया आवेदन में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होना प्रकट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो खुद ही मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा, या फिर वो चाहे तो अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्शन भी दे सकते हैं। वो खुद भी कर सकते हैं या फिर अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को भी डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर मैटर पे इन्वेस्टिगेशन करो। और उसके बाद वो जो ऑफेंस है वो उस संबंध में उसके पास वो सारी पावर होंगी जो एक एसआई या फिर एसएचओ के पास होती है। तो यह प्रोविजन जो है एक नया प्रोविजन है जो बीएनएसएस 173 में लाए गए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।